तालिबान ने अफगानिस्तान में शासन करने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान पर रूलिंग काउंसिल के जरिए राज करेगा, लेकिन सभी अधिकार तालिबानी नेता हैबतुल्लाह के बाद ही रहेंगे, यानी वो ही सर्वे सर्वा होगा। इसके अलावा तालिबान अफगानिस्तानी सेना के पूर्व पायलट और सैनिकों को फिर से सेना में शामिल होने के लिए कहेगा। इतना ही नहीं, तालिबान के एक नेता ने दावा किया कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं बल्कि शरिया कानून चलेगा। अफगानिस्तान का झंडा नहीं बदले जाने की मांग कर रहे लोगों पर तालिबान के लड़ाकों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहां के जलालाबाद में लोग ये मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए कि उनके देश का झंडा न बदला जाए और सरकारी इमारतों पर अफगानिस्तान का झंडा लगे, न कि तालिबान का। और इसी बात से तालिबान के लड़ाके इतने चिढ़े कि जलालाबाद में उन्होंने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी और चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। तालिबान की इस हरकत से एक बार फिर यह बात जग जाहिर हो गई कि वो सुधरने का लाख दिखावा कर लें, लेकिन उनकी फितरत नहीं बदली है। तालिबान ने जिस जगह पर गोलियां चलाईं, वहां कुछ देर पहले लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन पर गोलियां बरसी, वो घबराकर यहां वहां भागने लगे। पता चला कि फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलालाबाद में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने मांग की कि देश का झंडा वही रहे जो अब तक था, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान जगह जगह पर अपना झंडा फहरा रहे हैं। और जलालाबाद में भी उन्होंने वही किया था। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने कई इमारतों पर अपना झंडा लगा दिया था, जिसका विरोध शुरू हो गया और अलग अलग जगहों पर लोगों ने तालिबान से सीधा मुकाबला करने का फैसला किया, जिससे जुड़ी कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनसे जाहिर हो गया कि अफगानिस्तान के नेता भले ही हार मान गए हों, लेकिन अब भी वहां ढेरों लोग ऐसे हैं जिन्होंने हार नहीं मानी है। जलालाबाद के एक वीडियो में तो कुछ लोग एक इमारत पर फिर से अफगानिस्तान का झंडा लहराते नजर आए। इसके अलावा लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर मार्च भी निकाला। ये लोग बेधड़क सड़कों पर निकले और ऊंची ऊंची जगहों से देश का झंडा दिखाकर संदेश दिया कि वो तालिबान के आगे नहीं झुकने वाले। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों लाल, हरे और काले से बना है, जबकि तालिबान का झंडा सफेद है और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वो जगह जगह अपना झंडा लेकर ये दिखा रहे हैं कि अब वहां उनका नियम कानून चलेगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने वहां सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी। तालिबान कमांडर अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि वही तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनेगा। बरादर अभी तक कतर की राजधानी दोहा में था, जहां से वो सीधा कंदहार पहुंचा। अब्दुल गनी बरादर जब अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ विमान से कंदहार एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां उसका जबरदस्त स्वागत हुआ। उसे देखते ही तालिबान के लड़ाके खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसे घेर लिया और नारे लगाते हुए आगे बढ़े। अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति कहा जा रहा है और जब उसका काफिला सड़कों पर शान शौकत के साथ निकला तो इस बात का अंदाजा भी लगने लगा। जगह जगह तालिबान के लड़ाकों ने उसका वैसा ही स्वागत किया जैसा कंदहार एयरपोर्ट पर हुआ था। अब्दुल गनी बरादर के अफगानिस्तान में कदम रखते ही नई सरकार बनने की कोशिशें भी तेज हो गईं। काबुल पर कब्जे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तालिबान ने इस बात के साफ संकेत दिए। सियासी जोड़क मंज तरासी और यो कवि इस्लामी हरकीज और अफगान तदी मनल वर्ड निजाम बोले। पता चला है कि तालिबान के कमांडर और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की मुलाकात हुई है, जिसे वहां एक मिलीजुली सरकार बनाने की कवायद माना जा रहा है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान को तगड़ा झटका दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिकी सरकार ने अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के बैंक खातों को सीज कर दिया और यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि तालिबान के आतंकी उन खातों में जमा पैसों को न निकाल सकें। बैंक खाते सीज करने के साथ ही यह बयान भी जारी किया गया कि अमेरिका बैंकों में जमा अफगान सरकार की संपत्ति को तालिबान को नहीं सौंपेगा। तालिबान के कब्जे से पहले ही अफगानिस्तान बहुत हद तक अमेरिका की आर्थिक मदद पर निर्भर था और बैंक खातों को सीज करने से अफगानिस्तान के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी प्राथमिकता बताई।
लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में बीजेपी ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहां एक कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ता ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की थी, जिसके खिलाफ दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तान उच्चायोग के सामने इकट्ठा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए, लेकिन प्रदर्शनकारी इन जवानों से ही भिड़ गए। धक्का मुक्की शुरू हो गई। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड पार करके अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता खुद ही बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। इसके बाद तो कई और कार्यकर्ता ऊपर चढ़ने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराजा रणजीत सिंह अमर रहें के नारे लगाए और पाकिस्तान से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे मानसिकता के लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा मिलनी चाहिए। वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर वहां से दूर भेज दिया। सीएम योगी आज टोक्यो ओलंपिक्स में पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा लखनऊ पहुंच चुके हैं, वहां उनका स्वागत किया गया। योगी सरकार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ और रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए देगी। तो वहीं कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार 4 दशक बाद हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए देगी। इतना ही नहीं, ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम को भी 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस वक्त इकाना स्टेडियम में हम आपको ले आए हैं, जहां पर तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं। आप देख सकते हैं कि विशालकाय पंडाल बनकर तैयार है और हज़ारों की तादाद में लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है और उनको इस कार्यक्रम में शामिल कराया जाएगा। किसी भी तरह की चूक न रह जाए, उसके लिए खुद जो आला अफसरान हैं वो मौके पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर इकाना स्टेडियम में बैठने से लेकर के, और चूँकि बरसात का मौसम है इसके लिए जो वाटरप्रूफ पंडाल है उसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जितने भी दर्शक हैं उनको उन दीर्घाओं में बिठाया जाएगा और उस दीर्घा में बिठाने के साथ ही लोग इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो देख पाएंगे। कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा जो संदेश है वो देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सरकार जो है वो सम्मान देकर उनका मनोबल बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। टोक्यो ओलंपिक्स में जितने मेडल विनर्स हैं, 4th प्राइज़ विनर्स हैं, सबको बुलाया गया है। हॉकी और महिला हॉकी और पुरुष हॉकी की टीम आ रही है। इंडिविजुअल इवेंट्स के भी सभी हमारे विनर्स आ रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम होगा। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और काफ़ी लोग और रहेंगे और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने एसोसिएशंस के उनके भी लोग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे नौजवानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसा दी। नौकरी की मांग कर रहे ये प्रदर्शनकारी सरकार को घेरने के लिए अच्छी खासी तादाद में सड़क पर जुटे, जिन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में नौजवान लाल परेड ग्राउंड के सामने प्रदर्शन करते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो वो जाने को तैयार नजर नहीं आए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती बरती और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी ग्राउंड की बाउंड्री वॉल पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर अपनी बस में बैठाना शुरू कर दिया। विरोध किया, उन पर सख्ती बरती गई। सरकार से नौकरी की मांग कर रहे नौजवानों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश का नौजवान चुप नहीं बैठेगा, ये तानाशाही है। इस हंगामे के बाद एक पुलिस अधिकारी सामने आए और लाठीचार्ज क्यों किया गया इस पर सफाई दी। ट्रैफिक था वो भी काफी डिस्टर्ब हुआ था, काफी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन थी। जब इनको रोका गया तो इन लोगों के द्वारा जो है हमारे पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। इस बवाल के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर लाठीचार्ज के बहाने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लिया। ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग के फैलने से रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने एहतियातन आसपास के कुछ इलाकों को खाली करवा लिया और इसके साथ ही आग बुझाने की कोशिश भी तेज कर दी गई। इस काम में जुटे कई हेलीकॉप्टर आसमान से आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए।
उठ रहा धुआं राजधानी एथेंस और आसपास के इलाकों में इस कदर फैल गया कि कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। सूरज की रोशनी पर भी धुएं ने कब्जा कर लिया। खबर है कि अब तक हजारों लोग इस आग की वजह से बेघर हो चुके हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेना में अफसरों के लिए भर्ती के लिए होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए की प्रवेश परीक्षा देने की इजाजत दे दी। हालांकि भर्ती को लेकर कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया। असल में याचिकाकर्ता ने संविधान में पुरुष और महिलाओं को मिले बराबरी के हक का हवाला देते हुए यह मांग की थी, जिसका केंद्र की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि सेना में भर्ती होने के लिए सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी के जरिए सेना में महिलाओं का प्रवेश होता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए की प्रवेश परीक्षा देने की इजाजत दे दी, लेकिन उनको एनडीए में लिया जाएगा या नहीं, इस पर आगे बहस होती रहेगी। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले सियासी घमासान छिड़ गया। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले विवाद हो गया। उनका कार्यक्रम है कि यात्रा के दौरान वो बाला साहब ठाकरे के स्मारक स्थल पर दर्शन करेंगे, जिसका शिवसेना ने विरोध किया। जिन्होंने बाला साहब को दुख दिया है, ऐसे ये बदमाश लोगों को बाला साहब का स्मृति स्थल का दर्शन लेने का अधिकार नहीं है। जबकि बीजेपी ने दलील दी कि बाला साहब किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के थे। और राष्ट्रीय नेता बन गए, हिंदू हृदय सम्राट बन गए, तो सबके लिए वो पूजनीय व आदरणीय है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जेल के 2 अधिकारियों को करीब 200 करोड़ की ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन्होंने जेल में बंद रैनबैक्सी कंपनी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह को मदद पहुंचाने के नाम पर उनकी पत्नी से यह ठगी की। इस केस में फिलहाल रोहिणी जेल के 6 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। अफगानिस्तान संकट के बीच भारत अपने 3 खोजी कुत्तों को भी काबुल से स्वदेश ले आया। इन्हें वहां 3 साल के लिए भेजा गया था। महाराष्ट्र के सातारा से बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत देश में पाम ऑयल की खेती करने वालों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अपने इस अभियान के लिए 11,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले को प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी बताया। 11,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सैकड़ों चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बीजेपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए, जिनका आरोप था कि परीक्षा पास करने के बावजूद उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। इनमें बड़ी संख्या में महिला शिक्षक नजर आईं, जिनके विरोध का अंदाज भी बिल्कुल अलग दिखा। वो अपने हाथों में पूजा की थाली और राखी लेकर पहुंची। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान से वो राखी के बदले नियुक्ति पत्र की मांग करती नजर आई। राखी का त्योहार मनाने आए हैं और उसके उपलक्ष्य में हम हमारे नियुक्ति पत्र उनसे लेने आए हैं। कुछ महिलाएं तो वहीं कान पकड़कर उठक बैठक करती दिखी, तो वहीं इस दौरान कई शिक्षकों ने नियुक्ति देने के नारे भी लगाए। इस दौरान धूप में बैठी कई महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई। कई प्रदर्शनकारियों को तो चक्कर आ गए और उन्हें तुरंत पानी और ग्लूकोज दिया गया। सरकार में बैठी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का पता जब कांग्रेस को चला तो पार्टी के नेता जीतू पटवारी मौके पर पहुंच गए और उनसे मुलाकात की और उन्होंने विरोध जता रही महिलाओं से राखी बंधवा ली। शिक्षकों के बीच पहुंचे जीतू पटवारी ने सीएम से नौकरी देने की अपील की। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, राखी पे बहनों को तोहफा दो। बताया गया कि मध्य प्रदेश में कई शहरों में नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे शिक्षकों ने इसी तरह अलग अलग बीजेपी दफ्तरों के सामने विरोध जताया। हम लेके रहेंगे। हालांकि इसके जवाब में सरकार ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसका फैसला आते ही शिक्षकों की मांग पूरी की जाएगी। जिस तरह से हमें माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त होता है, हम अपनी नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। विरोध कर रहे शिक्षकों की दलील है कि 2019 में परीक्षा पास करने के बाद पहले तो सरकार ने कोविड का बहाना बनाया और फिर 2 साल बाद तक नौकरी नहीं दी। इसी के खिलाफ उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया। सुखबीर बादल राज्य में अपनी 100 दिनों की यात्रा शुरू करने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे।
लेकिन उन्हें किसान संगठनों से जुड़े लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया। सड़क किनारे खड़े इन प्रदर्शनकारियों ने सुखबीर बादल के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाने की कोशिश की, मगर वहां पहले से तैनात पुलिस वाले उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो पाए। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी नजर आईं, जिन्होंने हाथों में झंडे लेकर अकाली दल नेता का विरोध किया। इस हंगामे की वजह से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस वाले जैसे तैसे सुखबीर बादल का काफिला वहां से निकालने में कामयाब रहे। इसके बाद अकाली दल नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर ये तीनों कानून लागू नहीं होंगे। ड्रामे करते रहते हैं पर रद्द नहीं किए। ਅਸੀਂ रद्द करांगे ਜਦੋਂ तक श्रोमणी अकाली दल की सरकार है, आ कानून पंजाब च नहीं लागू होंगे। पंजाब में हाल ही में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वहां की ज्यादातर पार्टियां किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं, जिनमें अकाली दल और कांग्रेस में किसानों के साथ खड़े होने की होड़ मची है। बिहार के बेतिया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां खोड़ी गांव के एक पेट्रोल पंप पर कुछ लोग पंप के कर्मचारी से भिड़ गए और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो लोग पेट्रोल भरवाने के बाद सफेद कमीज पहने पंप कर्मी से उलझ पड़े और फिर हाथापाई पर उतर आए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस बीच एक दूसरा पंप कर्मी उन्हें अलग करता हुआ नजर आया। आरोप है कि युवकों ने पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे देने में आनाकानी की, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। वहां इससे इतनी तबाही मची कि सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। और फ्रेंच रिवियरा में तो जंगल आग के शोलों में तब्दील हो गए, जिससे उठने वाले धुएं से सारा आसमान भर गया। इसे बुझाने के लिए सेना के कई विमान एक के बाद एक पानी जलते जंगलों में डालते दिखे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ा। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमें वहां मुस्तैद दिखी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को वहां पहुंचा दिया गया। कुछ दमकल कर्मी तो धधकते जंगलों के बीच पानी की बौछार करते नजर आए, जो मोटे मोटे पाइपों के साथ जंगल में घुसे और अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करते रहे। ये सिलसिला रात में भी जारी रहा। रात में तो इस जंगल में आग की लपटों और धुएं के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। दमकल के लोगों ने अपने हेलमेट पर टॉर्च लगाकर आग बुझाने का काम जारी रखा। सोमवार से धधकते जंगलों को हवा ने और बढ़ावा दिया, जिसके बाद इसे बुझाना और मुश्किल हो गया। बिहार के समस्तीपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुराने विवाद पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि उस विवाद की शिकायत एक पक्ष ने थाने में जाकर दी, जिसकी खबर मिलते ही दूसरा पक्ष आपे से बाहर हो गया और डंडों के साथ उस पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में वो लोग बीच बाजार में मारपीट करते दिखाई दिए। दूसरे पक्ष ने भी लड़ाई शुरू कर दी, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के कई लोग आपस में हाथापाई करते दिखाई दिए। वहीं एक मोटरसाइकिल जमीन पर गिरी नजर आई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात का वीडियो अब सामने आया। इस मुलाकात में पीएम और खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प बातचीत हुई। ये मुलाकात 2 दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी, जिसका वीडियो खुद पीएम ने ट्वीट किया, जिसमें दिखा कि जैसे ही प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के बीच पहुंचे तो सभी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद शुरू हुआ खिलाड़ियों से मुलाकात का दौर, जिसमें सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पीएम से मिले और उन्हें अपना ऑटोग्राफ किया हुआ भाला गिफ्ट किया। तो प्रधानमंत्री ने भी नीरज से भाले को नीलाम करने की बात लगे हाथ पूछ ली। ये मैं ऑक्शन कर देता हूँ, चलेगा? फिर तो एक एक कर खिलाड़ी आते गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते गए। इस मुलाकात में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन रैकेट दिया तो मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स उनको दिए। हॉकी टीम की ओर से ऑटोग्राफ की हुई एक हॉकी स्टिक पीएम को भेंट की गई। बीच बीच में प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों से उनका हालचाल जाना और आगे की तैयारियों पर भी बात की। कैसी आप? अब आपका पीठ का दर्द ठीक हो गया? इतना ही नहीं, इस मुलाकात में खिलाड़ियों से हंसी मजाक के हल्के फुल्के पल भी आए। ये सभी लोग जब खाने की टेबल पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने वहां भी बातचीत में इनको कई अहम सुझाव दिए। विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। प्रधानमंत्री के साथ खिलाड़ियों की इस मुलाकात पर पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पीएम की इस पहल की जमकर तारीफ की और खेल जगत की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया।
मध्य प्रदेश के इंदौर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला का पैर फिसल गया। बताया गया उसे अपने परिवार के साथ उदयपुर जाना था, लेकिन इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचने में उसे देर हो गई, जिसके बाद उसने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। सामने आए वीडियो में दिखा कि उस महिला का पति अपने बच्चे के साथ ट्रेन में पहले चढ़ गया। बाद में उस महिला ने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। उस महिला के नीचे गिरते ही उसके साथ आए लोगों ने तुरंत उसे पकड़ना चाहा। ये देखकर आरपीएफ के कई जवान दौड़ते हुए वहां पहुंचे। हालांकि तब तक ट्रेन भी रुक गई। इसके बाद सबने मिलकर उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। तुरंत ही हमारे लेडी कांस्टेबल ने उसको एकदम अलर्ट रह के और फिर उसकी सहायता की। इस हादसे की वजह से महिला को काफी चोटें आईं। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार से पेगासस मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। असल में पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही है तो फिर राज्य सरकार की जांच कमेटी गैर संवैधानिक घोषित होनी चाहिए। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। हालांकि कोर्ट ने जांच कमेटी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तालिबान की तारीफ करने के आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर केस दर्ज किया गया। तालिबान की तारीफ करने के आरोप में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने बयान से पलट गए और सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये जो झूठा मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है इल्जाम मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। लेकिन तालिबान की तारीफ से बढ़ के बीजेपी नेता राकेश सिंघल ने यूपी की संभल कोतवाली में शफीकुर रहमान बर्क समेत 2 और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिस प्रकार के बयान बार बार बोल रहे हैं डॉक्टर शफीकुर बर्क, वो एक तरीके से राष्ट्रद्रोही श्रेणी में आता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी तालिबान का समर्थन कर घिर गए। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को न सिर्फ जायज ठहराया बल्कि उनकी जमकर तारीफ भी की। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नुमानी के इस बयान से खुद को अलग कर लिया। ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है। सज्जाद नुमानी के इस बयान पर शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास भी भड़क गए और उन्होंने तालिबान का समर्थन करने वालों को आड़े हाथ लिया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तालिबान की हिमायत भी करो और हिंदुस्तान में रहो। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी सज्जाद नुमानी के बयान को गलत ठहराया। मेरा ख्याल है इस तरह के विवादित बयान से बचना चाहिए। अभी पिछले साल दिल्ली हिंसा में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रतन लाल के नाम पर वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने उत्तर पूर्व दिल्ली में यह ऐलान किया जहां यह हिंसा हुई थी। उन्होंने बताया कि अब सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस के जवानों को ये वीरता मेडल दिया जाएगा। अफगानिस्तान छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी और दूसरे नेताओं की मुश्किल बढ़ गई। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के दूतावास ने इंटरपोल से इन नेताओं को गिरफ्तार करने की अपील की। अफगानिस्तान के दूतावास का आरोप है कि अशरफ गनी और उनके सहयोगी अफगानिस्तान की जनता की कमाई हड़प कर फरार हुए हैं। राजस्थान के करौली से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां एक चलती कार में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि उसमें सवार लोगों ने जैसे तैसे उतरकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन उनकी कार आग में पूरी तरह घिर गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कार से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई, जिसे देखकर उस सड़क से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। उन्होंने अपनी गाड़ियों को उससे दूर ही रोक लिया। अचानक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसमें तुरंत आग लग गई। हम बाल पूरी फैमिली से बड़े मुश्किल से बचे हैं। इसकी जानकारी मिलने के थोड़ी ही देर बाद दमकल की एक गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। तब तक आसपास के कई लोग वहां जुट गए और इस कार्रवाई को देखने लगे। इस हादसे की वजह से एक तरफ की सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया। मौसम की टेढ़ी चाल ने एक बार फिर अमेरिका में उथल पुथल मचा दी। उसके दक्षिण पूर्व में मौजूद कुछ राज्यों में तूफान ने तांडव मचा दिया, तो वहीं मानचित्र के दूसरे छोर पर बसे एरिजोना राज्य में बादल ऐसे बेहिसाब बरसे कि अचानक बाढ़ आ गई। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ उफान मारता गंदा मटमैला पानी उत्पात मचाता दिखा। सैलाब के आगे सड़कों ने ऐसे सरेंडर किया कि तस्वीरें देखकर यह कह पाना तक मुमकिन नहीं था कि जहां पानी बह रहा है वहां कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी।
रेत की बोरियों का ढेर रखकर पानी का रास्ता रोकने की कोशिश तो की गई, लेकिन सैलाब अपनी ताकत से उन्हें भी तबाह करने पर आमादा दिखा। इसी इलाके में जंगल की आग ने जमीन को झुलसा दिया था, लेकिन इस बार वहां महज 1 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जो कि इस इलाके में अब तक की सबसे भारी बारिश थी। It's terrifying and it's going to happen again and again and again until something is done. तो वहीं एरिजोना के पूर्व में 3000 किलोमीटर दूर जॉर्जिया राज्य से आई तस्वीरों में तूफान के कहर में हर तरफ कोहराम मचा दिखा। बेरहम बवंडरों और बारिश ने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर रख दिए। बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से हजारों लोगों को बिना बत्ती के गुजारा करना पड़ा। ओडिशा के नयागढ़ जिले से एक आदिवासी शख्स ने पहाड़ों को काटकर वहां रास्ता बना दिया, जिसके बाद उसे ओडिशा का दशरथ मांझी कहा जाने लगा। इस रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर बताई गई, जिसे बनाने में हरिहर नाम के इस आदमी को 30 साल का लंबा वक्त लगा। उसने अपने भाई और कुछ गांव वालों की मदद से इसे तैयार किया। खेती करने वाले हरिहर ने बताया कि रास्ता न होने की वजह से उनके गांव को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां रास्ता नहीं बन सका, जिसके बाद उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और खुद ही जंगल के बीच रास्ता बना दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक दिन पहले हुई बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की हत्या पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आतंकियों की कायराना हरकत के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम के संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने आतंकियों के मददगार पाकिस्तान को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता की हत्या से गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर जलाकर खूब नारेबाजी भी की। इमरान खान, इमरान खान। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से मांग की कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो कभी न भूले। अब तालिबान के पीछे चल पड़ा है, इसलिए एक ही बार आर या पार। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तिरंगा लहराते हुए बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में मोर्चा संभाला। छत्तीसगढ़ के कोरिया से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बाढ़ के पानी में 4 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची और इसके लिए उन्होंने लकड़ी की कुछ सीढ़ियों को जोड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इन्हीं सीढ़ियों के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को एक छोर से दूसरे तक रस्सियों को पकड़कर पानी को पार करते देखा गया। इस दौरान नीचे तेज बहाव में पानी बहता रहा। उनकी कमर के चारों तरफ भी रस्सी बांधी गई ताकि अगर उनका संतुलन बिगड़े तो वो पानी के साथ बहते ना चले जाए। उन रस्सियों को पकड़ने का काम दोनों तरफ खड़े लोगों ने किया और इसी तरह बाढ़ में फंसे 4 लोगों की जान बचाई गई। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन में भी मध्य रेलवे ने कबाड़ बेचकर करोड़ों की कमाई कर ली। News18.com की रिपोर्ट है कि मध्य रेलवे ने अलग अलग रेलवे परिसरों में मौजूद कबाड़ को बेचकर 391 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए, जिससे न केवल रेलवे की कमाई हुई बल्कि रेल परिसरों को साफ रखने में भी मदद मिली। ऐसा मध्य रेलवे के जीरो स्क्रैप मिशन के तहत किया गया, जिसका मकसद मध्य रेल के हर जोन को कबाड़ से छुटकारा दिलाना है। बताया गया कि साल 2020-21 में कबाड़ के जरिए मध्य रेलवे ने जो कमाई की वो बीते 15 साल में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, इनमें 8 करोड़ 65 लाख रुपए कबाड़ की ऑनलाइन नीलामी के जरिए कमाए गए। अब मध्य रेलवे ने साल 2021-22 में कबाड़ से 400 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।